नमस्कार। विजन आईज के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। जाइडस कैडिला ने विश्व की प्रथम डीएनए कोविड वैक्सीन के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन स्वीकृति की मांग की। शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यानी यूडाइस प्लस 2019-20 पर रिपोर्ट जारी की। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जुलाई 2021 जारी की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधीन अधिक किसानों को लाने के लिए विशेष अभियान आरंभ किया गया। और विदेश सचिव ने रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक कल्याण के लिए भारतीय कूटनीति के 5 स्तंभों की सूची जारी की। और अब खबरें विस्तार से। जाइडस कैडिला ने विश्व की प्रथम डीएनए कोविड वैक्सीन के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन स्वीकृति की मांग की है। दवा कंपनी जाइडस कैडिला ने जाइकोव डी के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक से संपर्क किया है। जाइकोव डी कोविड के विरुद्ध कैडिला द्वारा बनाई गई प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया और अन्य कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक अति सूक्ष्म और गोलाकार डीएनए अणु होता है। ये अक्सर केवल कम संख्या में जीनों का वहन करते हैं, जिनमें से कुछ विशेष रूप से एंटीबायोटिक प्रतिरोध से जुड़े होते हैं। पारंपरिक टीकों के विपरीत जो शरीर में वायरस या बैक्टीरिया के दुर्बल संस्करण को इंजेक्ट करते हैं, जीन आधारित टीके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए वायरस के ही जीनों के हिस्से का उपयोग करते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों ही जीन आधारित टीकों के प्रकार होते हैं। डीएनए वैक्सीन में वायरस की आनुवंशिक सूचना सर्वप्रथम सूचना वाहक आरएनए यानी एमआरएनए को भेजी जाती है, जबकि आरएनए वैक्सीन प्रत्यक्ष तौर पर एमआरएनए अनुक्रम को आरंभ करके काम करती है। एमआरएनए कोशिकाओं को प्रोटीन का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये मानव शरीर के भीतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को लक्षित करता है। इसके अलावा डीएनए वैक्सीन उच्च तापमान पर भी बहुत स्थिर होती है। जीन आधारित टीकों के लाभों की बात करें तो ये सुरक्षित और गैर संक्रामक होते हैं, क्योंकि ये रोगजनक कणों या निष्क्रिय रोगजनकों से निर्मित नहीं होते हैं। ये अधिक मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न कर सकते हैं और पारंपरिक टीकों की तुलना में बेहतर रूप से सहन किए जा सकते हैं। ये अधिक तेजी से उत्पादित किए जा सकते हैं, क्योंकि इनके विकास के लिए एक मेजबान की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि अंडे या बैक्टीरिया। अगली खबर शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यानी यूडाइस प्लस 2019-20 पर रिपोर्ट जारी की है। शैक्षणिक सत्र 2012-13 में आरंभ की गई संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली यूडाइस विद्यालयी शिक्षा पर सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणालियों में से एक थी। अब यूडाइस प्लस के तहत संपूर्ण प्रणाली ऑनलाइन है और शैक्षणिक सत्र 2018-19 से वास्तविक समय यानी रियल टाइम में डेटा एकत्र कर रही है। ये पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं कक्षा तक औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों से जानकारी एकत्र करने के लिए अधिदेशित है। यूडाइस प्लस पर रिपोर्ट की बात करें तो शैक्षणिक सत्र 2018-19 की तुलना में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात में सुधार हुआ है। इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्र शिक्षक अनुपात यानी पीटीआर में भी सुधार हुआ है। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक लड़कियों के नामांकन में शिक्षा सत्र 2018-19 की तुलना में 14,08,000 की वृद्धि हुई है। शैक्षणिक सत्र 2012-13 और शैक्षणिक सत्र 2019-20 के बीच माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों स्तरों पर लैंगिक समानता सूचकांक में भी सुधार हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अवसंरचना पहले से बेहतर हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में कार्यात्मक विद्युत, कार्यात्मक कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा वाले विद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। शैक्षणिक सत्र 2019-20 में भारत में 90% से अधिक विद्यालयों में हाथ धोने की सुविधा थी, जबकि शैक्षणिक सत्र 2012-13 में ये केवल 36.3% थी। अगली खबर डिजिटल भारत से संबंधित है। सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजना डिजिटल इंडिया ने 6 वर्ष पूर्ण किए। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था।
ये 3 प्रमुख परिकल्पना क्षेत्रों पर केंद्रित है। पहला है प्रत्येक नागरिक के लिए एक उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, यानी कि हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता, कॉमन सर्विस सेंटर आदि तक आसान पहुंच। और दूसरा है अभिशासन और मांग पर सेवाएं, यानी कि वास्तविक समय में सेवाओं की उपलब्धता, सभी नागरिक स्वत्वाधिकारों की सुवाह्यता आदि। और तीसरा है नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, जिसमें सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सार्वभौमिक रूप से सुलभ संसाधन शामिल हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत आरंभ की गई पहलों की बात करें तो ये आधार सक्षम भुगतान प्रणाली है, पूर्वोत्तर बीपीओ प्रोत्साहन योजना, ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लिए है, एग्री मार्केट ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम ऐप। पिछले 6 वर्षों की उपलब्धियों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ई अभिशासन सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, आधार डेटाबेस का निर्माण किया गया है, मोबाइल फोन निर्माण में वृद्धि हुई है, विद्यालयी शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर शिक्षा तक स्वयं पोर्टल के द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं। हालांकि इसमें कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कराधान और अन्य विनियामक दिशा निर्देशों से संबंधित विनियामकीय बाधाएं, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या तथा डिजिटल निरक्षरता के कारण डिजिटल विभाजन और कई विभागों में समन्वय की कमी भी इसकी चुनौतियों में से एक है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जुलाई 2021 जारी की। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ये वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन के समक्ष उत्पन्न जोखिम को दर्शाती है। आइए अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की। इसके तहत बैंकों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2021 के 7.48% से बढ़कर मार्च 2022 तक 9.80% हो सकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज को अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने में ज्यादा तनाव का सामना करना पड़ रहा है और मार्च 2021 के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एमएसएमई क्षेत्र को 25 करोड़ रुपए से कम के 15.9% ऋण अशोध्य हो गए थे, यानी कि इनको चुकाना मुश्किल हो गया था। मार्च 2021 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात यानी CRAR बढ़कर 16.03% हो गया। ये जोखिम भारित आस्तियों और चालू देनदारियों के संबंध में बैंक की पूंजी का अनुपात है। बेसल 3 मानदंड CRAR 8% निर्धारित करते हैं। मार्च 2021 में प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात यानी PCR 68.86% रहा। एक उच्च PCR अनुपात का मतलब है कि अधिकांश परिसंपत्ति गुणवत्ता के मुद्दों का ध्यान रखा गया है और बैंक सुभेद्य नहीं है। आदर्श रूप में यह 70% से ऊपर होना चाहिए। महामारी की दूसरी लहर के बीच बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में उपभोक्ता ऋण की मांग में कमी आई है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि बैंक विनियामक, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों की सहायता से महामारी प्रेरित बाधाओं से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहे हैं। अगली खबर फसल बीमा से संबंधित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधीन अधिक किसानों को लाने के लिए विशेष अभियान आरंभ किया गया है। 1 जुलाई से आरंभ होने वाले एक सप्ताह का अभियान खरीफ 2021 सीजन के तहत सभी अधिसूचित क्षेत्रों को कवर करेगा। इसमें 75 आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां फसल बीमा की पहुंच कम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कई प्रीमियम दरों पर गैर निवार्य प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध पूर्व बुवाई के पहले से लेकर कटाई के बाद की अवधि तक व्यापक फसल बीमा प्रदान करता है। इसमें खरीफ फसलों के लिए 2% का प्रीमियम है, रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम है और बागवानी तथा व्यावसायिक फसलों के लिए 5% का प्रीमियम है। इसके तहत जो अपेक्षित लाभार्थी हो सकते हैं वो किसी भी अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले बटाईदार और काश्तकार किसानों सहित सभी किसान हो सकते हैं। इसमें बीमा की इकाई राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उसके कार्यान्वयन में मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए वर्ष 2020 में पुनरुत्थान किया गया था। इन सुधारों में शामिल हैं कि सभी किसानों के लिए नामांकन स्वैच्छिक बनाया जाए, जबकि इससे पहले केवल कर्जदार किसानों के लिए ही बीमा अनिवार्य था।
प्रीमियम सब्सिडी के केंद्रीय हिस्से को सिंचित क्षेत्र में 50% से घटाकर 25% और असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% किया गया है, जबकि 50% या उससे अधिक सिंचित क्षेत्र वाले जिलों को सिंचित क्षेत्र या जिला माना जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक क्या प्रगति हुई और क्या क्या उपलब्धियां हैं। इसके तहत 29 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं और 95,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावे निपटाए गए हैं। इसके प्रारंभ होने के बाद से सकल फसली क्षेत्र का बीमा 22% से बढ़कर 30% हो गया है। अगली खबर कूटनीति से संबंधित है। विदेश सचिव ने रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक कल्याण के लिए भारतीय कूटनीति के 5 स्तंभों की सूची जारी की है। रणनीतिक स्वायत्तता एक राज्य की अपने राष्ट्र हितों को आगे बढ़ाने और अन्य राज्यों द्वारा किसी भी प्रकार से बाधित हुए बिना अपनी इच्छानुसार विदेश नीति अपनाने की क्षमता को दर्शाती है। चुनौतियों से निपटने के लिए अभिनव समाधानों के सृजन के लिए रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में सहायता करने वाले 5 स्तंभ शामिल किए गए हैं, जिनमें प्रथम है विचारशीलता में भारतीय। ये मध्यम मार्ग की परंपरा जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से उत्पन्न हुई है, इस पर आधारित है। भारत अति रणनीतिक और अति राजनीतिक व्यवहार से बचने की प्रवृत्ति रखता है। उदाहरण के लिए इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर द्विराष्ट्रीय समाधान का अनुपालन। दूसरा स्तंभ है बहुध्रुवीय केंद्रित। उदाहरण के तौर पर भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट थिंक वेस्ट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO आदि जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी की नीतियां। और तीसरा स्तंभ है सरकार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बल गुणक के रूप में कार्य। भारत ने आवश्यक दवाएं, टीके और अन्य कोविड संबंधी सहायता प्रदान करके कोविड महामारी के शुरुआती दिनों में कई देशों की मदद की है। चौथा स्तंभ है वैश्विक कल्याण के लिए एक शक्ति के रूप में उभरना। भारत द्वारा प्रोएक्टिव रूप से मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान की गई। हिंद महासागर के लिए भारत का विजन सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की अवधारणा पर आधारित है। और पांचवा और अंतिम स्तंभ है भविष्य की ओर चिंतन। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत के प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आदि। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। निर्यातकों के लिए ब्याज समकरण यानी इक्विलाइजेशन योजना। सरकार ने 30 सितंबर 2021 तक समान दायरे और कवरेज के साथ ढुलाई पूर्व और बाद रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज समकरण योजना यानी इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की है। ये योजना 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी है। इसके तहत निर्यातकों को ब्याज पर 3% से 5% के बीच सब्सिडी प्राप्त होती है। इसके तहत बैंक निर्यातकों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं, जिनकी बाद में सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। ये योजना सभी वस्तुओं के MSME निर्यातकों के लिए उपलब्ध है। अन्य निर्यातक इसे 416 चिन्हित उत्पादों के लिए प्राप्त करते हैं। IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में 14 पात्र आवेदकों को मंजूरी प्रदान की है। ये योजना वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पात्र कंपनियों को भारत में निर्मित लक्षित खंड के तहत वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर 4% से 2% या 1% का प्रोत्साहन प्रदान करती है। लक्षित खंडों में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर यानी PCs और सर्वर शामिल हैं। इससे कुल 1,61,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हो सकता है। इंद्रजाल ये एक स्वायत्त रक्षा हथियार प्रणाली है जो खतरों की पहचान और उनका मुकाबला करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा एवं रोबोटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करती है। ये मानव रहित विमानों, आ रहे हथियारों या मिसाइलों, लाइटरिंग युद्ध सामग्री और लो रडार क्रॉस सेक्शन यानी कम उड़ान वाले लक्ष्यों जैसे खतरों के विरुद्ध प्रति सिस्टम 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के बड़े क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम है। हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स कंपनी द्वारा विकसित इंद्रजाल जम्मू कश्मीर में हालिया हमले में ड्रोन के संभावित उपयोग की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है। हरित मालवाहक गलियारा 2 ये एक तटीय पोत परिवहन सेवा है। इसे हाल ही में कोचीन बंदरगाह से बेपोर और अडिक्कल पत्तनों के लिए आरंभ किया गया था।
ये सेवा सड़कों पर यातायात संकुलन को कम करके और कार्बन फुटप्रिंट को कम करके कंटेनरों के परिवहन में सुधार करेगी। ये उत्तरी केरल के भीतरी अंचलों को वेलेपाडम ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल से भी जोड़ेगी। ये तटीय व्यापार को बढ़ावा देने और टिकाऊ, लागत प्रभावी तथा कुशल ग्राहक समाधान प्रदान करने के लिए प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाहों के बीच समन्वय बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। भारतीय एंटरप्राइजेज समर्थित वन वेब ने भारत सहित विश्व भर में अगले मई माह तक 648 निम्न भू कक्षा यानी लियो उपग्रहों के बेड़े की योजना बनाई है। ये उच्च गति और कम देरी युक्त ग्लोबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक भूमिगत कॉपर या फाइबर नेटवर्क का उपयोग करने की बजाय अंतरिक्ष में एक उपग्रह को ब्रॉडबैंड संकेत भेजने और प्राप्त करने से संचालित होता है। इससे कई लाभ होंगे, जैसे ये तैनाती में आसान और व्यापक कवरेज वाला है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है, ये पारितंत्र के लिए सक्षमकारी है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल ब्रॉडबैंड कवरेज को बढ़ावा देगा। इसके संभावित अनुप्रयोग में दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाएं, आपदा प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और स्मार्ट कृषि शामिल है। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। तिलचोंग द्वीप। तिलचोंग द्वीप मध्य निकोबार द्वीप समूह में सबसे पूर्व में स्थित द्वीप है। द्वीप में स्थानिक निकोबार मेगापोड पक्षी की सबसे बड़ी जीवित आबादी अधिवासित है और ये एक संरक्षित अभयारण्य भी है। तिलचोंग द्वीप निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले लगभग सभी स्थानिक पक्षी प्रजातियां जैसे कि निकोबार मेगापोड, निकोबार स्पैरोहॉक, ग्लॉसी स्विफ्टलेट, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट, अंडमान वुड पिजन और निकोबार पैराकीट शामिल है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। पटना में जन्मे बिधान चंद्र रॉय गांधी के मित्र और चिकित्सक थे। उन्होंने क्षय रोग और कैंसर अस्पतालों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, कलकत्ता के मेयर और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने 1920 के दशक में एक चुनाव में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को पराजित किया था। उन्होंने लिबर्टी तथा चित्तरंजन दास द्वारा आरंभ की गई पत्रिकाओं जैसे फॉरवर्ड, बंगवासी और आत्मशक्ति का संपादन किया था। वे यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष थे। उनके सम्मान में वर्ष 1991 में प्रथम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया था। उन्हें वर्ष 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए। साथ ही टीका अवश्य लगवाएं। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।